प्रयास संस्थान के इस कार्यक्रम मुलाकात में आज चूरू को जाने श्रृंखला में हमारे साथ हैं चूरू के सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हनुमान कोठारी जी। कोठारी जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोठारी जी, आप पे न केवल सामाजिक रूप से अपितु सांस्कृतिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी चूरू में लंबे समय सक्रिय रहे हैं। हम हमारे सुनने वालों को, हमें देखने वालों को उस परिदृश्य में ले जाना चाहते हैं, उस वातावरण में ले जाना चाहते हैं जहाँ से चूरू में बालक हनुमान का जन्म होता है और वह आज हनुमान कोठारी के रूप में ख्यातनाम है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि बालक हनुमान का जन्म किस वातावरण में, किस परिवेश में, किस परिदृश्य में, किस विरासत में हुआ? मेरा जन्म हुआ 1936 में और तब सामंतशाही का बड़ा दौर था, राजशाही का दौर था। लेकिन मेरे पिताजी सामाजिक विचारों के व्यक्ति थे और राजशाही के अंधभक्त नहीं थे। हालांकि राजशाही में हमारे परिवार का प्रभुत्व था, हमारी मान्यता थी, लेकिन पिताजी के विचार कुछ और थे। वो समाजवादी विचारधारा से हमेशा प्रभावित रहे, उन्हीं के संस्कार मुझ पर पड़े और उत्तरोत्तर विकसित होते गए और मैं समाजवाद की तरफ मुड़ गया। 1936 का वह ज़माना तो रियासतकालीन समय था और चूरू बीकानेर रियासत के अधीन संघर्ष भी झेल रही थी। यहाँ स्वातंत्र्य चेतना भी थी। बीकानेर रियासत के अधीन न आए, इसलिए चूरू ने अपना अस्तित्व बनाने के लिए संघर्ष भी किया। क्या आप पे पैदा हुए उस समय, आपने बाद में जाना, सुना, समझा, क्या उस समय यहाँ के जनमानस में वो स्वतंत्र चेतना, आज़ादी की अलग की जागृति थी? चूरू में सबसे बड़े स्वतंत्र आंदोलन की चेतना जगाई स्वामी गोपाल दास ने। स्वामी गोपाल दास जिन्होंने सर्वकालीन सभा बनाई, वो केंद्र था एक सामाजिक राजनीतिक क्रांति का, तो उसमें पिताजी भी बराबर जाया करते थे और उनका असर उस पर पड़ा। तो स्वामी गोपाल दास ने बाद में सामंतशाही के खिलाफ बिगुल बजाया और 1937 में उन्होंने लाल घंटा घर पर तिरंगा लहराया, जिसके फलस्वरूप उन पर केस चला, बीकानेर षड्यंत्र केस। उनमें उनको एक लंबी सज़ा हुई। इस षड्यंत्र केस का मुद्दा महात्मा गांधी ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस तक में उठाया और तब महाराजा रंगनाथ सिंह उस बात से खिन्न होकर के वापस लौट आए और चूरू में उन्हें आदेश दिया कि स्वामी गोपाल दास उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया जाए। स्वामी गोपाल दास को जेल हुई, यातनाएं सही और रिहा हुए, लेकिन उन्होंने सुंदर आंदोलन बराबर जारी रखा। हालांकि बाद में चूरू आने पर उनकी उपेक्षा हुई। लोगों ने डर के मारे उनसे दूरी बनाए रखी और उससे खिन्न होकर वो चूरू छोड़ करके प्रयाग चले गए। वहीं उनका देहांत हुआ। कहने का आशय हम यह निकाल सकते हैं कि आज़ादी की अलग की चेतना स्वामी गोपाल दास सर्वहितकारी के माध्यम से यहाँ मौजूद थी, लेकिन लोगों में रियासत के प्रति डर, भय का माहौल भी था। आपने प्रसंग में उल्लेख भी किया कि स्वामी गोपाल दास जी से लोग दूरियां बनाने लगे। डर का माहौल क्या आपने भी देखा? क्योंकि 1936 में आप पैदा हुए और देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो 11-12 साल का बच्चा, क्या वो आपकी उसकी बच्चे की स्मृतियां में ऐसा है कुछ? वैसे क्या पता नहीं मुझ में कैसे अंकुर विकसित हो गए। मैं जब 10 वर्ष का करीब हुआ तभी मेरे में राजनीतिक चेतना जागृत हो गई और मैं बराबर मीटिंगों में जाने लगा, उसमें भाग लेने लगा एक दर्शक की हैसियत से। जी, 1945 का वो कांड में मुझे आज भी याद है, जब मैं 10 साल का था। सिर्फ दूधवा खारा कांड हुआ था। दूधवा के चौधरी हनुमान सिंह ने अपने साथियों के साथ चूरू के गढ़ के आगे धरना दिया और चूरू गढ़ के अंदर घुसने की चेष्टा की। उन पर लाठियाँ बरसाई गई, घायल किया गया और हमारे समाज के एक व्यक्ति बसराज सोना भी उसमें सक्रिय थे, एक बड़े धनपति थे, फिर भी इसके बावजूद वो हनुमान सिंह चौधरी के साथ थे। और दृश्य मुझे आज भी याद है कि फिर सिपाहियों ने चौधरी हनुमान सिंह उनके साथियों को वो लोहे के गेट जिस पर कीलें लगी हुई थी उनसे टकरा कर उनको लहूलुहान कर दिया और बड़ी दयनीय हालत में वो अपने घरों को वापस पहुँचे। इस तरह का दृश्य मुझे आज भी याद है। वो दूधवा खारा किसान आंदोलन की आपने जिक्र की और उनके नेतृत्वकर्ता हनुमान सिंह बुढ़ानिया
को भी आपने याद किया और उस दृश्य में स्वयं को शामिल होने की भी आपने गवाही दी। कितने लोग होंगे उस दौर में गढ़ के आगे प्रदर्शन करने और गढ़ के नुकीले किलों के रियासतकालीन स्थान के उन किलों से जब किसानों को टकरा के लहूलुहान किया जा रहा था, वह दृश्य कैसे कैद है आपके दिमाग में? नहीं, सैकड़ों की संख्या में फिर भी लोग थे और वो नारे लगाते थे बार बार। गेट के वो गढ़ के ऊपर सिपाही खड़े थे तो लोग बैंग भी कस रहे थे कि ऊपर से क्या देख रहे हो, हिम्मत है तो नीचे मैदान में आओ। आज मुझे वो वाक़या याद है, बच्चा स्वाना ललकार कर कह रहा था कि तुम लोग दोगलेपन के आदमी हो, हिम्मत है तो नीचे आओ, हमारे साथ मुकाबला करो। इस तरह का जोश उस समय भी था और कई धनपतियों के लोग भी इसमें शामिल हो गए थे। जी, अच्छा माहौल था कि मेहनत कश और व्यापारी वर्ग मिलकर आज़ादी की बात कर रहे थे। लेकिन आप पे उसे परिदृश्य, उस पृष्ठभूमि को आप देखें तो क्या धनपतियों के लिए उस समय, व्यापारियों के लिए उस समय रियासत कालीन में आज़ादी की बात करना साहस का काम नहीं था? बहुत साहस का काम था। हमारे परिवार के ही एक मालचंद कोठारी हुआ करते थे जिनका मालविया कमरा आज मशहूर है चूरू में। जी। स्वामी गोपाल दास ने पहली सभा की जगात के खिलाफ। जी। गेहूं की बोरी जो गंगानगर और से आते थे उस पर 2 आना जगात लगा दी गई थी। जी। तो उसके खिलाफ स्वामी गोपाल दास ने मीटिंग की। उस मीटिंग की अध्यक्षता मालचंद कोठारी ने की, बड़ा धनपति होते हुए भी, और जिनका राज के साथ गहरा तारतम्य था। और इसके बावजूद एक टाइपराइटर उस वक्त चूरू में था, एक टाइपराइटर वो मालचंद कोठारी के पास था जिसमें स्वामी गोपाल दास और अन्य लोग सारे पत्र व्यवहार वहीं से टाइप करके किया करते थे। तो इस तरह से मेरे कहने का आशय यह है कि पता नहीं क्यों कुछ धनपतियों के मन में भी एक ज्वाला सामंतशाही के खिलाफ जाग उठी थी। ये स्वामी गोपाल दास का करिश्मा कहूँ, यह एक नेचुरल वरदान कहूँ। बहुत अच्छी बात है। हम इस घटनाक्रम को आगे और विस्तारित करेंगे, लेकिन उससे पहले बालक हनुमान से हमने प्रारंभ किया, वहाँ लौटें। आपका कोठारी परिवार, आपके पिता रायचंद जी कोठारी, उनका परिवेश, उस कोठारी परिवार के संबंध में कुछ आप बताना चाहेंगे कि ताकि दर्शक के, हमको सुनने वाले, हमको जानने वाले महसूस कर सकें कि हनुमान कोठारी का जन्म किन परिस्थितियों में, किस पृष्ठभूमि में हुआ होगा? क्या वो इतने धनपति थे? क्या वो इतने संघर्षशील व्यापारी थे? या फिर आप जब समाजवादी की तरफ झुकाव हुए, उनकी जागृति की जो समझ थी वो इतनी विकसित थी? हमारा परिवार उस समय के प्रमुख धनपतियों में से एक था। जी। मेरे 5वीं पीढ़ी के पहले दादा हजारीमल कोठारी 180 साल पहले कलकत्ता गए थे और आवागमन के साधन क्या थे? कहीं ऊँट, कहीं घोड़ा, कहीं हाथी, कहीं इस तरह से 28 दिन में कलकत्ता पहुँचे थे। वहाँ की मुसाफरी करके वो सिर्फ 5,000 रुपया कमा कर आए और चूरू में फिर अफीम का सट्टा चलता था बड़े ज़ोर से। चूरू अफीम की सबसे बड़ी मंडी थी उस ज़माने में, आपको स्मरण कराऊँ। हजारीमल कोठारी, मिर्जामल पौदार चूरू के 2 सबसे बड़े निर्यातक थे अफीम के। चाइना सबसे बड़े आयातक था। चाइना के बारे में कहावत मशहूर थी कि हर चाइनीज़ अफीम खाते सोता है, अफीम खाते उठता है। इतनी बड़ी तादाद में अफीम वहाँ पहुँचता था। उसके 2 बड़े निर्यातक चूरू के थे। तो हजारीमल कोठारी ने चूरू में अफीम के सट्टे में उस 170 साल पहले 12 लाख रुपये कमाए। उस समय हमारा जिले में प्रमुख धनपतियों में नाम था। और मेरे पिताजी, दादाजी भी धनाढ़ थे और बाद में उन्होंने ऐसा संघर्ष किया कि उनके व्यापार में बड़ा घाटा हुआ, वो सारी स्थिति में भी आ गए। मेरे पिताजी की शादी चूरू की ऐतिहासिक शादी थी। भगवान दास बागले के लड़के की शादी 1 नंबर थी और मेरे पिताजी की शादी 2 नंबर थी। मेरे पिताजी की शादी में 1100 आदमी गए थे और 7 दिन बारात ठहरी थी। बीकानेर से स्पेशल ट्रेन बनकर आई थी बारात ले जाने के लिए और लाने के लिए। जी। तो ऐसी परिस्थितियों में जन्म लेकर भी बाद में कालांतर में हमारा परिवार भी सारा स्थिति में आ गया, घाटा होता गया, लेकिन ईमानदारी के लिए पूरा नुकसान सहा, कभी देनदारी नहीं रखी, तो परिवार सारा स्थिति में भी आ गया। फिर भी स्वाभिमान रहा। तो उस वातावरण में पलते पलते मेरे में भी कुछ समाज के प्रति जागरूकता और समाज के प्रति कर्तव्य के भाव जागृत हो गए। बाद में जब मैं हाई स्कूल में पढ़ने लगा तो उस समय बीकानेर संभाग में एक छात्र संगठन था, बीकानेर छात्र संघ। उसके मानचंद स्वाना, चंपालाल उपाध्याय ये प्रमुख नेता हुआ करते थे। तो चूरू जिले का उन्होंने मुझे अध्यक्ष बना दिया छात्र संघ का और तब से मैं छात्र गतिविधियों में सक्रिय रहने लगा। और वो जो कि समाजवादी थे तो मेरी में भी समाजवाद के बीच अंकुरित होते गए। और इस तरह से कालांतर में जब मैं कॉलेज में पढ़ा तब जयप्रकाश नारायण और लोया के प्रति बहुत आसक्ति हो गई
और मैं एक तरह से पूर्ण रूप से समाजवादी बन गया। आप समाजवादी बने, उससे पीछे चले, आपकी प्रारंभिक शिक्षा से गुजरते हुए हम महाविद्यालय तक पहुँचे। आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई, फिर आगे कहाँ पढ़े, और केलोया महाविद्यालय चूरू जो अंचल का नामी महाविद्यालय उस वक्त हुआ करता था, वहाँ तक का सफ़र आपने कैसे तय किया? हाई स्कूल की शिक्षा मैंने दी थी जैन श्वेतांबर तेरापंथी विद्यालय से जी। यूनिवर्सिटी में मेरा तृतीय स्थान रहा था। ये जैन श्वेतांबर तेरापंथी विद्यालय चूरू का उस समय से था? हाँ हाँ, बहुत पुराना है। ये इसका स्थापना हो गई थी 1942 में। जी। तो मैंने ज्वाइन किया 44 में, 2 साल घर पर पढ़ाई की, प्रथम द्वितीय क्लास की, फिर जैन में ज्वाइन की। जी। तो यहाँ मैट्रिक की परीक्षा मैंने यहाँ से पास की और यूनिवर्सिटी में मेरा तृतीय स्थान था। जी। बाद में मैं कॉलेज ज्वाइन की, वहाँ पर साथियों के सहयोग से 2 बार प्रेसिडेंट, यूनियन प्रेसिडेंट बना 53 में और 55 में, और इंटरमीडिएट के एजुकेशन में भी मेरा तृतीय स्थान रहा यूनिवर्सिटी में। खूब। उस समय मैं जब अध्यक्ष बना निर्वाचित, तो उस समय के जो कॉलेज उनके अध्यक्ष बनते थे उनमें एक भिन्न तरह की विचारधारा चलती थी। वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम करवाना चाहते थे राजनेताओं के, सामाजिक कार्यकर्ताओं के। मैंने भी अपने कार्यकाल में जयप्रकाश नारायण को आमंत्रित किया, रामराव लोहिया को किया, और इस तरह से कर्नल आसफ अली को किया। इस तरह से बहुत से राजनेताओं को आमंत्रित किया। क्योंकि उस समय छात्रों में समाजवाद और साम्यवाद की एक लहर चल रही थी, तो हम लोग ज़्यादातर समाजवादी और साम्यवादियों को आमंत्रित करते थे। आपको आश्चर्य होगा कि नमूद्रीपाद को मैंने आमंत्रित किया, तो EMS नमूद्रीपाद जो केरल का बहुत प्रमुख समाज साम्यवादी नेता था, बाद में मुख्यमंत्री भी बना, वो केरल से चल करके लोहिया कॉलेज में भाषण देने आए थे। बहुत बड़ी बात है। उस समय नेताओं में भी ये शौक थी कि छात्रों के बीच में जाएं, अपनी विचारधारा का प्रचार करें और छात्रों में एक नई चेतना जागृत करें। तो इस तरह से कालांतर में चूरू में काफ़ी मैंने कार्य किए जितना संभव हो सका। और राजस्थान अंतर खेलकूद प्रतियोगिता भी चूरू मेरे यूनियन काल में हुई। सारे राजस्थान के कॉलेजों के खेलकूद प्रतियोगिताएँ यूनिवर्सिटी के अंतर्गत चूरू में करवाई, जिसमें काफ़ी छात्र लोग आए, चूरू के लोगों ने भी भाग लिया। ये मैं खास तौर से उल्लेख करना चाहूँगा जी कि उस समय छात्रों की संख्या सीमित होते हुए भी मेरे कार्यकाल में 300 के करीब छात्र थे। जी। उस समय इतनी बड़ी गतिविधियाँ जारी थी, लेकिन आज जब सुनता हूँ कि 7000 छात्र कॉलेज में पढ़ते हैं, फिर भी उनकी कोई गतिविधि शहर में नजर नहीं आती। कॉलेज उनके अध्यक्ष का नाम तक लोग नहीं जानते थे। उस समय स्थिति ये थी मेरे समय में कि कुमाराम जी ने मुझे तो जिला स्तरीय समितियों का मेंबर बनवा दिया था कलेक्टर को कहकर। इतनी मान्यता होती थी जिला अध्यक्ष की, लेकिन उसमें भी एक कार्य करने की क्षमता थी और वो अपने बौद्धिकता से कई कार्यक्रम संपादित करता था, इसलिए उसकी एक पहचान बनती थी। आज ऐसी पहचान छात्र परिषद के अध्यक्ष नहीं बना पाते हैं, ये एक दुर्भाग्य की बात है और मेरे लिए एक पीड़ा है। छात्र राजनीति की बात की, समसामयिक राजनीतिक छात्र राजनीति के हवाले से भी आप आगे बढ़े। उस वक्त आप राजकीय लोहिया महाविद्यालय में आए तो BA में आए या फिर BCom के विद्यार्थी रहे, कॉमर्स के विद्यार्थी रहे, फिर या आप आर्ट्स के विद्यार्थी थे? मैं कॉमर्स का विद्यार्थी रहा। कॉमर्स का विद्यार्थी। उसमें कॉमर्स और आर्ट्स दोनों संभाग थे, साइंस नहीं था। विश्वविद्यालय तो राजस्थान भर में एक ही था, राजस्थान विश्वविद्यालय उस वक्त? हाँ, एक ही था। उसी के अधीन सारे महाविद्यालय थे। और बीकानेर संभाग में 2 ही विद्यालय महाविद्यालय थे, एक डूंगरी कॉलेज बीकानेर, दूसरा लोहिया कॉलेज चूरू। लोहिया कॉलेज। इसलिए वो हनुमानगढ़, गंगानगर, राजगढ़, ये सारे छात्र यहीं पढ़ते थे। जी। फिर आप छात्र संघ के अध्यक्ष बने पहली बार। उस वक्त मनोनीत होते थे, निर्वाचित होते थे, क्या क्या खाका क्या था चुनाव? नहीं, निर्वाचन होता था। जितने छात्र होते थे वो सारे मतदाता होते थे। मतदाता। और जैसे आज मतदान किया जाता है वैसे मतदान किया जाता था। जी। और कॉलेज चुनाव की प्रक्रिया घोषित करने के बाद में प्रिंसिपल एक जनरल मीटिंग का आयोजन करवाता था, जिसमें जो उम्मीदवार होते थे वो अपने विचार रखते थे। जी। और शायद मैं सोचता हूँ कि उन विचारों से ही प्रभावित होकर के वो लोग मुझे वोट देते थे, वरना तो जातिवाद के हिसाब से तो मैं जीतने का सवाल ही नहीं था। बहुत अच्छा वातावरण था कि अध्यक्ष के दावेदार हैं, वो अपनी बात रखें और उन बात को सुन के वो छात्र हैं वो अपना अध्यक्ष चुने। तो आपका जो पहला चुनाव हुआ उस पृष्ठभूमि में भी जाएं तो पहले चुनाव में आपके सामने प्रतिद्वंदी कौन थे? मेरे सामने हनुमानगढ़ का बीरबल सिंह नाम का एक व्यक्ति था, जाट जाति का। जी। वो वैसे तो बहुत हट्टा कट्टा और लड़ाकू टाइप का था। लोगों ने मुझे कहा भी कि इनके सामने लड़कर क्या फ़ायदा हुआ, कहीं
और दूसरी नौबत आ जाएगी। लेकिन मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है कि मैंने सभी साथी मिलकर के काम करेंगे। तो वो चुनाव में मैं विजेत हो गया, तो बाद में वो भी मेरे साथ कार्य करने लगा, कोई दिक्कत नहीं थी। कार्यकारिणी वगैरह का भी चुनाव होता था या फिर अध्यक्ष नहीं, था ना? सिर्फ अध्यक्ष का निर्वाचन होता था, बाकी वो कार्यकारिणी के सारे सदस्य अध्यक्ष मनोनीत करता था। आपने फिर किन को मनोनीत किया, याद है कुछ? हाँ जी, मैंने जयचंद पार्क था, वो सेक्रेटरी था, और जयनारायण पुनिया भी हमारी कैबिनेट में थे, जो बाद में हाँ, राजस्थान सरकार में साहित्य मंत्री साहित्य रहे, सचिव, विधायक हाँ रहे। जी, साहित्य सचिव, साहित्य सचिव होते हैं। इस तरह से सभी वर्गों के लोग थे। मुस्लिम और अनुसूचित जाति के लोग तो नगण्य थे। कॉलेज पढ़ाई में का आकर्षण कम था, उनका जुड़ाव हाँ। कम था, या फिर हिस्सेदारी नहीं थी? नहीं, या तो उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी होती थी कि वो पढ़ने के काबिल नहीं होते थे, या एक परिस्थितियाँ ऐसी थी कि वो बचपन से मजदूरी करने में लग जाते थे, मुस्लिम और अनुसूचित जाति के लोग। तो महाविद्यालय में आपने छात्र संघ अध्यक्ष रहते हुए क्या ऐसे कुछ आर्थिक सहयोग या कुछ स्कॉलरशिप ऐसा भी कुछ जुड़ाव किया उस वर्ग के लिए, संघर्षशील बच्चों के लिए? क्योंकि प्राय वह समय तो लगभग सभी वर्ग, सभी जातियों के लिए आर्थिक संघर्ष का समय था। ऐसी परिस्थितियाँ कई बार आई। जी, जब एग्जामिनेशन का समय आया तो वो नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेना पड़ता था। बिल्कुल। तो मेस में पढ़ने वाले जो हॉस्टल में रहते थे, उनके मेस का खर्चा आता था करीब 30-32 रुपया मासिक। जी, वो भी कई आदमी छात्र भर नहीं पाते थे, तो नो ड्यूज सर्टिफिकेट मिलना मुश्किल हो जाता था। तो था उसमें छात्रों में इतना प्रेम था कि आपस में मिलकर के कुछ संग्रह करके रुपया उनका फीस भर देते थे। ठीक, मित्र सहयोग। हाँ, लेकिन उस परिस्थिति में उन्हें मुझे विचलित किया, तो मैंने सेठ कन्हैयालाल लोहिया को एक पत्र लिखा कि आपके कॉलेज में आपके रहते हुए ऐसी परिस्थिति है और कुछ छात्र फीस नहीं, ड्यूज नहीं भरने की वजह से अगर वंचित रह जाएं तो ये हमारे लिए एक शुभ संकेत नहीं है। तो सेठ कन्हैयालाल लोहिया ने मुझे जिक्र किया कि 25 छात्रों को 25 रुपया मासिक तुम दे सकते हो। खूब, बहुत खूब। वो बरसों तक चला और मैंने कॉलेज छोड़ने के बाद में भी वो अधिकार मेरे पास ही रहा। पता नहीं बाद में शायद चला गया, क्योंकि किसी अध्यक्ष ने उसमें रुचि नहीं दिखाई। और आपको याद दिलाऊंगी, जयनारायण पुनिया भी उसी छात्रवृत्ति के अंतर्गत पड़ा हुआ है। बहुत बहुत अच्छा सहयोग था वो। अच्छा, फिर आप दोबारा चुने गए अध्यक्ष, तो उस समय भी फिर चुनाव हुआ? हाँ, चुनाव हुआ। उस समय कौन प्रत्याशी थे? उस समय नोर का था कि ईश्वरी सिंह जी। फिर आपने हाँ? कार्यकारिणी का वह विस्तार बदला या वही पहले वाली कार्यकारिणी? ना, जब कार्यकारिणी में सारे नए आ गए थे लोग, नए लोग आ गए थे, क्योंकि कई बेकॉम करके चले गए थे पुराने लोग। अब तो नियम है कि छात्र संघ का अध्यक्ष एक बार रह गया, वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकता। उस वक्त तो 2 बार, हाँ, 3 बार, नियम नहीं था कोई। कितने हाँ। बार रहे। तो 2 बार छात्र संघ अध्यक्ष होने का, राजकीय लोहिया महाविद्यालय के छात्र संघ के 2 बार अध्यक्ष रहने का अनुभव आपके पास है, या कोई ऐसा और भी साथी आपके ध्यान में कि वो 2 बार लगातार अध्यक्ष रहा? मेरी सुन में 2 बार कोई नहीं रहा, ऐसा नजर मेरे तो नहीं आता। अब तो शायद नियम ही कर दिया गया है कि 2 बार कोई नहीं बन सकता, ऐसा सुना मैंने। आपने इन लोगों को बुलाया, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, नंबूद्रीपाद, बड़े बड़े नाम थे उस वक्त, और उस वक्त आयोजन करना भी एक बड़ा संकट भी होता था। क्या छात्र संघ के पास इतना बजट था? आर्थिक व्यवस्था कैसी होती थी आयोजनों की? नहीं, वो जो छात्र संघ के मध्य में भी एक फीस ली जाती थी। आपको अगर अब ले जाते हैं, मुझे पता वो नहीं, अभी हर जगह ली जाती है। मध्य में एक फीस ली जाती थी, लेकिन वो नगण्य होती थी। जी, हम लोग यहाँ निजी संस्था को सहयोग करते थे, और बड़ा खर्चे का कोई आयोजन होता था तो सेठ साहब हमारी मदद करते थे, मेरे पत्र लिखते ही वो अनुमति दे देते थे। लोहिया कॉलेज के निर्माता सेठ कन्हैयालाल लोहिया, उसकी आपका संपर्क रहा उनसे? आप मिले कभी? उसकी वजह, हाँ, बहुत बार मिला। उसकी वजह ये थी कि मैंने अध्यक्ष बनते ही उनसे पत्र व्यवहार शुरू कर दिया कि आपकी वजह से आज कॉलेज में यह है, जानो छात्र अपना सौभाग्य मान रहे हैं, वो अपना जीवन बना रहे हैं, तो वो संपर्क बराबर हो गया जी। तो इससे सेठ साहब की मेरे पर कृपा हुई समझो। और कॉलेज छोड़ने के बाद तो मैं सेठ साहब से बराबर मिला हूँ कलकत्ते में। उनका कैसा व्यक्तित्व होगा, कैसा उनका कृतित्व होगा, कुछ बताएंगे? देखिए, एक अजीब कहानी है उनकी। वो उनको चेक पर भी हस्ताक्षर करने पूरे नहीं आते थे। कन्हैया यहाँ करता था, लाल यहाँ और लोहिया यहाँ जी। इसके बावजूद पता नहीं उस आदमी ने क्या करिश्मा था कि इतना बड़ा धनपति बना, उसकी भी एक कहानी है जी। वो जूट के बहुत बड़े पार्क थे। जूट का व्यापार कलकत्ते का प्रमुख व्यापार है जी। वो जूट सप्लाई करते थे मिलों में, अंग्रेजों की मिलें थी। अच्छा, उसका परिचय भी ऐसे हुआ कि उस समय मारवाड़ी लोग जो है स्टेशन पर, हावड़ा स्टेशन पर
गर्मियों में पानी पिलाने जाया करते थे। चूरू में भी ऐसा बरसों तक चला, मैंने देखा है। ठीक बात। लोग आते थे पानी पिलाने गर्मियों में। तो एक अंग्रेज, तो उसको प्यास लगी थी, तो गाड़ी से, वो बोल तो सकता नहीं था भाषा, तो उसने वो यूँ किया 2-3 बार, तो कन्हैयालाल लोहिया ने उसको देख लिया और उसको पानी पिलाया। तो उसने कहा, वो वार्तालाप तो कर नहीं सका, उसने अपना एक कार्ड दिया और टूटी फूटी हिंदी में बोला, आना 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 का मेरे मेरे आना। वो कन्हैयालाल लोहिया ने उस कार्ड को किसी को दिखाया, तो उसने कहा कि ये कार्ड उसका एड्रेस सर आपको बुलाया है। तो कन्हैयालाल लोहिया उस हिसाब से उनके पास चले गए जी। तो मैंने उन्होंने कहा कि आप मेरी मिल में जूट सप्लाई किया करो। अच्छा। उस जूट सप्लाई में जो कॉस्ट होती थी उसमें प्लस कुछ प्रॉफिट जोड़ करके वो उसको दे दिया करते थे जी। तो उत्तरोत्तर बार बढ़ता गया। एक दिन संयोग क्या हुआ, उसका नाम था मिस्टर ह्यूम। उन्होंने कहा, मिस्टर लोहिया तुम जूट के इतने बड़े पारखी हो, लेकिन पढ़े लिखे नहीं हुए इसलिए रह गए, वरना तो मेरी जगह मालिक तुम ही होते। ये बात उसके दिमाग में कौन गई सेठ की। और कन्हैयालाल लोहिया ने मुझे खुद बताया जी कि उस रात में सारी रात सो नहीं सका और मेरे विचार में ये आ गया, अरे पढ़ाई का कितना महत्व, आज मैं पढ़ा लिखा होता तो कहाँ से कहाँ और उसके निसंतान थे, उसकी खुद को संतान भी नहीं थी। इसके बावजूद सेठ ने कहा मुझे कि मेरे मन में विचार आया कि मैं तो नहीं पढ़ा, लेकिन मेरे इलाके के लड़कों को पढ़ाना चाहिए, और तब मैंने कॉलेज बनाने का विचार किया। सुंदर विचार। तो कन्हैयालाल लोहिया जी का ये महाविद्यालय बना, जिसके कारण पूरे अंचल में शिक्षा की जागृति आई, निसंदेह उनका योगदान न भुलाने योग्य होगा। कन्हैयालाल लोहिया निसंतान थे, उन्होंने बाद में दत्तक पुत्र लिया, कहा वो भी जुड़े रहे, उनका क्या किस्सा कहानी है? कन्हैयालाल लोहिया जी का पुत्र नहीं था, उन्होंने गोद लिया, उसके भी पुत्र नहीं था, उसने भी एक गोद लिया। अच्छा। अब वो मौजूद है। फिर बाद में उनका जुड़ाव होता रहा, उनका चूरू के प्रति बड़ा लगाव था, लेकिन कमी क्या रह गई कि न तो शहर के लोगों ने और न कॉलेज के छात्रों ने उनसे संपर्क बनाए रखा। ठीक बात है। आपको मैं बताऊं कि मैंने जब पहला पत्र उन्हें लिखा था नए यूनियन के अध्यक्ष बनने के बाद में, उसका जवाब यही आया था कि बरसों बाद कॉलेज के किस तरफ से किसी ने मुझे याद किया तो तुमने किया है। मतलब इस बात की उनको पीड़ा थी कि आज तक मुझे किसने याद नहीं किया। और फिर ताजुब देखिए, मैंने अध्यक्ष बनने के बाद में शेठ साहब को पत्र लिखा कि आपके अमूल्य योगदान के उपलक्ष्य में हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं, आप अपने कार्यक्रम भेजिएगा। उनका पत्र आया था, शायद अगर मेरे घर में हो तो मैं आपको दिखाऊंगा रिकॉर्ड में। उन्होंने लिखा, मेरा सम्मान तो उसी दिन हो गया जिसमें मैंने कॉलेज बनाकर सुपुर्द किया, अब उनका सम्मान करो जो कॉलेज का नाम रोशन करते हैं। बहुत बड़ी बयान था ये। कॉलेज के इस विराट अस्तित्व से आगे निकले हम, और ये माने कि वापस लौटे हम हनुमान कोठारी की ओर। राजकीय लोहिया महाविद्यालय छात्र संघ के आप अध्यक्ष हो लिए 2 बार, उसके बाद राजनीतिक जुड़ाव समाजवादियों से, साम्यवादियों से, सभी से हो लिया। सक्रिय राजनीति में भी आपका पदार्पण हुआ। फिर उसमें एक बाधा आ गई कि हमारे कलकत्ता व्यापार करने की प्रवृत्ति थी जनरली जी। तो कॉलेज छोड़ने के बाद में यहाँ में 2-3 साल रहा। 52 में मैंने यूनिवर्सिटी BCom कर ली थी। तो यहाँ 2-3 साल रहा। तो चूरू में उस समय समाजवादी आंदोलन के प्रणेता थे, कुछ समाज थे, कुशल सिंह, प्रदीप शर्मा वगैरह जी। और ये जन संघ में अध्यापक भी थे। अच्छा। तो इनके संपर्क में मैं आ गया, यहाँ कुछ रुचि दिखाई और सक्रिय हो गया। बाद में मेरे पिताजी के व्यापार में मेरी आवश्यकता हुई तो मैं कलकत्ता चला गया फिर 1956 में। इससे वो निरंतरता टूट गई। फिर 1959 में मैं चला गया एक बड़ी पोस्ट पर बिल्ला के बम्बई जी। तो वहाँ 4 साल रहा। फिर मैं कुछ बीमार रहने लगा तो मेरी एवज में मैंने छोटे भाई को मेरी पोस्ट पर वहाँ रखवा दिया बिल्ला को यहाँ, मैं यहाँ रहने लगा फिर चूरू में। फिर मेरी रुचि राजनीति में हो गई और फिर मैं नैनपुर म्यूनसिपल का चुनाव भी मैं लड़ा, सदस्य बना, समाजवादी विचार से प्रभावित हुआ। फिर 1969 में दौर आया जब मैंने कांग्रेस ज्वाइन की। वो दौर ऐसा था कि अशोक मेहता के नेतृत्व में लाखों समाजवादियों ने कांग्रेस ज्वाइन की थी इंदिरा गांधी के आह्वान पर जी। ये कांग्रेस ओ नाम का एक संगठन था जिसमें मुरारजी लेस के पाटिल, ये पुरातनपंथी लोग थे ना, वो कांग्रेस से अलग हो गए थे। नया बनाया था कांग्रेस वो जी। तब इंदिरा गांधी ने आह्वान किया था कि समाजवादी विचारधारा के सारे लोग मेरे साथ आ जाएं और नए समाजवादी समाज की संरचना करें। तब अशोक बड़ा भारी अध्यक्ष था, समाजवादी आंदोलन का बड़ा भारी प्रमुख योद्धा था। उनके नेतृत्व में लाखों लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन की। मैं भी उसके साथ उस दौर में 1969 में कांग्रेस में आ गया जी।
नगर परिषद का आपने चुनाव लड़ा नहीं, सबसे? उस वक्त नगर पालिका थे शुरू में। नगर पालिका थी, फिर नगर परिषद भी बाद में मैंने- बनी, फिर वापस नगर पालिका मैंने भी। 1969 में नगर पालिका चुनाव लड़ा, तब ये नगर पालिका थी। जी और 1972 में फिर बनी नगर परिषद। जी और फिर एक सीमित संख्या होती थी, उसके हिसाब से नगर परिषद बनाई जाती थी। जो सीमित संख्या चोरी में बने नहीं नागरिकों की, जी। इसलिए 77 में फिर वो तोड़ दी गई। वापस नगर पालिका हो हाँ। गई। तो फिर 88 में पुनः बनी। नगर पालिका नगर परिषद के सदस्य रहे, पार्षद रहे, ये लगातार रहे या फिर क्रमशः रहे? नहीं, मैं सबसे पहले 1969 में बना। वो पीरियड था 1969 से 1972, 3 साल का होता था पहले। जी 72 के बाद 15 साल चुनाव ही नहीं हुए, प्रशासन लगाते रही सरकार। अच्छा। फिर वो चुनाव हुआ दोबारा 88 में, 88। तब मैं पुनः चुनाव लड़ा, मैंने पुनः निर्वाचित हुआ। इस तरह से 2 बार निर्वाचित हुआ। और इसकी नगर पालिका की ये कहानी है। 1937 में महाराजा गंगा सिंह बीकानेर नेस की गोल्डन जुबली थी, जी। मतलब शासन के 50 साल पूरे कर लिए थे। उसके उपलक्ष्य में उन्होंने चूरू को नगर पालिका की सौगात दी। और उसमें तहसीलदार तो अध्यक्ष हुआ करता था नगर पालिका का, और 11 सदस्य सम्भ्रांत सज्जन जो चूरू के होते थे सभी जातियों के। सम्भ्रांत की परिभाषा मेरे समझ में ये थी जो राजभक्त हों, वो 11 आदमी उसके मेंबर हुआ करते थे। वो नगर पालिका काम किया करती थी। फिर 1952 में निर्वाचन पहला हुआ नगर पालिका के मतदान के द्वारा। कौन बना होगा सभापति सबसे पहले? पहला सभापति बना भगत प्रसाद मरला। अच्छा। और 8 वार्ड होते थे, एक वार्ड से 2-2 मेंबर होते थे। इस तरह 16 में महिला और अनुसूचित जाति का रिजर्वेशन नहीं था। जी 16 जनरल सदस्य हुआ करते थे नगर पालिका में, और वर्षों तक ये 16 सदस्य रहे। और 52 में फिर चुनाव हुआ। फिर तो कालांतर में संख्या बढ़ती गई धीरे धीरे जो हुई। आज वो मेरे समय में 32 हो गई थी, आज वो 60 तक पहुंच गई है। पहले अध्यक्ष मर्दा जी से आगे बढ़े नगर परिषद नगर पालिका की यादों से, तो फिर कौन कौन अध्यक्ष सभापति हुए जो आपकी स्मृतियों भगत में मंडला के बाद कदम में जोड़ते चलेंगे? भगत मंडला के बाद में शिवकुंड सुराना हुए, मास्टर कुशल सिंह हुए, जयनारायण खेमका हुए, दुर्गा दत्त वर्मा हुआ, और बाद में माधव शर्मा भी एक बार बना। फिर महिला आरक्षण में 2 महिलाएं बनी, और बाद में गौर सिंह मंडावाला बना, गोपाल भैड बना। ये आदमी फिर ये आजकल बाद की चीजें तो फिर हाँ। हम सब लोगों ने भी देखी है। रमाकांत ओझा बना, विजय शर्मा बना, हाँ। ये चीजें आगे बढ़ते तो पायल सैनी तक की ये यात्राएं जारी है। वह दौर नगर पालिका नगर परिषद का दौर और आज का दौर, क्या फर्क महसूस करते हैं एक बतौर सदस्य के? उस समय सदस्य कितना मुस्तैद था, आज का सदस्य कितना मुस्तैद है? उस वक्त सदस्य की क्या प्राथमिकताएं थी, आज सदस्य की क्या प्राथमिकताएं हैं? 1969 के चुनाव के समय बने हुए सदस्यों की तरफ देखें तो लगता है सारा परिदृश्य ही पूर्णतः बदल गया है। नगर पालिका में पैसों का बड़ा अभाव था, सिर्फ चुंगी ही एक आय का स्रोत थी। मेरे समय में कभी कभी 6-6 महीनों की तनख्वाह नहीं चुकाया करती थी। एक बार तो हमने शहर से चंदा करके तनख्वाह चुकाई कर्मचारियों की, ऐसी दयनीय हालत थी। आज तो कोरोना का बजट है और राज्य गवर्नमेंट ने सीधा केंद्र से भी पैसा भेजना शुरू कर दिया। इसके बावजूद भी वो भावना नहीं है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। उसमें मेंबरों में ये एक तड़प होती थी कि मेरे वार्ड में मैं कुछ करूं, लोगों की सुविधा प्रदान करूं, उनको कोई समस्या हो तो उसका निदान करूं। और आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे बहुत से मोहल्लों में प्राइवेट सड़कें बनवाई हम लोगों ने दानदाताओं से। हर मोहल्ले में अलग अलग सड़क बनी हुई है, उसमें नाम भी लिखा हुआ है, जी। फलाना मार्ग, वो सेठ का मार्ग, फलाना मार्ग। तो प्राइवेट सड़कें बनाई, भावना थी उस वक्त। और आज का तो सारा लगता है कि अर्थ प्रधान युग हो गया। मेंबर सारे अर्थ के लिए ही जैसे आते हैं नगर परिषद में। राजस्थान सरकार सहवृत्त सदस्य भी बनाती थी उस हाँ। वक्त। आप भी सदस्य रहे सहवृत्त, सरकार द्वारा नामित सदस्य? नहीं, मैं तो नामित नहीं रहा, 2 बार खाली वो 2 निर्वाचित बार ही हुआ। आप सदस्य रहे? और ये नामित हुए थे 1988 से शुरू हुए थे नामित। जी। नगर परिषद नगर पालिका के दौर से आगे निकलें तो हम जब महाविद्यालय में आए उस दौर में हमने देखा कि हनुमान कोठारी मंच के बहुत अच्छे कलाकार हैं। मंच संचालन, बड़ी बड़ी सभाओं को हमने करते अगर देखा किसी व्यक्ति को तो वो चूरू में हनुमान कोठारी थे। ये सक्रिय राजनीति का सशक्त प्रमाण भी था। तो ये जुड़ाव आपका कब से हुआ?
आपका जो वक्ता स्वरूप था तो ये महाविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष के दौर में विकसित हुआ, या फिर नगर पालिका नगर परिषद के दौर में विकसित हुआ, या फिर आगे आप विधानसभा लोकसभा चुनाव में भी सक्रिय रहे? उस मेरी शिक्षा के समय में एक सामान्य सा नियम था कि हर शनिवार को एक आम सभा हुआ करती थी सारे छात्रों की, जी। चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो। जैसे स्कूलों में बाल सभाएं हाँ। होती थी। जी उसमें क्या है, छात्रों को एक विषय दिया जाता था और उस पर वो बोलते थे, जी। जिसको इच्छा हो अपना नाम लिखा था उसको बोलता था। और कभी कभी उस पर डिबेट कराई जाती थी, प्रतियोगिता भी। तो मैं उस पर भाग लेते मुझे भी कुछ बोलने का अभ्यास हो गया। तो कॉलेज में आते आते वो अभ्यास कुछ और विकसित होता गया। और फिर यहाँ शनिवार को जो सभाएं हुआ करती थी, मैं अध्यक्ष होने के बाद में विषय दे करके करवाता था, तो उसमें कुछ और सुधार होता गया। और बाद में मैं शुरू में समाजवादी और बाद में कांग्रेस की सभाओं में मैं बोलने भी लगा, और फिर धीरे धीरे संयोजन करने का अभ्यास होने लगा। तो मुझे सौभाग्य ये रहा कि कांग्रेस में आने के बाद में मेरी याद में जितनी भी विशाल सभाएं हुई हैं आज तक, सबका संचालन मैंने किया है। चाहे वो इंदिरा गांधी की हो, चाहे राजीव गांधी की हो, चाहे संजय गांधी की हो, और चाहे कितने मुख्यमंत्री हृदय जोशी की हो, अशोक गहलोत की तो मैंने 7-8 बार करवा दी होगी। अच्छा, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी चूरू आए, उनकी सभाओं का संचालन आपने किया, ये बड़ी सभाएं होंगी, कुछ यादें या कुछ ऐसे संस्मरण जो आप साझा करना चाहेंगे? इंदिरा गांधी की सभा का तो ये है कि वो यहाँ से झुंझुनू आई प्लेन से जी, और वहाँ से यहाँ सरकार थी विरोध की जी, उसको हेलीपैड उपलब्ध नहीं कराया गया दोनों से, जी, तो कार से यहाँ आई थी चूरू। जी, कार से चूरू आकर उनकी सभा कराई गई, और उस सभा में उन्होंने चंद्रमल बैद के बारे में कुछ प्रशंसा कर दी कि अर्थशास्त्र के गुण सीखना हो तो चंद्रमल बैद से सीखो। जी। चंद्रमल बैद फिर बाद में 80 में प्रत्याशी बना कांग्रेस का। वो इंदिरा गांधी का वो जो वाक्य था न, वो उसके लिए दुश्मनी का काम कर गया। कैसे? राजस्थान के जो उनके समानांतर नेता थे कांग्रेस के, उन्हें यह आभास हुआ कि बैद जीतते ही अर्थ मंत्री बनेगा, जी, कई ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। तो जो समदर्शी थे न बराबर वाले, जगन्नाथ पारिया और नरकिशोर शर्मा, उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ खिलाफत करनी शुरू कर दी, और बैद जीतते जीतते हार गया। जी। ये सक्रिय राजनीति के हार जीत के तो किस्से आपके पास बहुत होंगे। चूरू विधानसभा की बात करें तो यहाँ से पहले विधायक कुमाराम आर्य रहे। कुमाराम जी से आपका संपर्क भी रहा हो? कुमाराम जी तो संपर्क मेरे कॉलेज टाइम से हो गया था जी, कि पहले टाइम में जो मैं अध्यक्ष बना तो शपथ कुमाराम ने दिलवाई थी मुझे। तो उनसे फिर मैंने निरंतर संपर्क रखा, तो आत्मीयता बढ़ती गई। और जब साइंस फैकल्टी खुली तो कुमाराम जी वजह से खुली। बीएससी राजकीय लोहिया महाविद्यालय में शुरू? हाँ, साइंस शुरू हुई फर्स्ट ईयर से। क्या किस्सा? फर्स्ट ईयर से क्या उसका भी एक रोचक प्रसंग है जी। और साइंस नई फैकल्टी खोलने का एक निश्चित समय था जी, वो समय गुजर गया। इसलिए गुजर गया कि ऊपर से आदेश था कि साइंस फैकल्टी वहीं खुलेगी जहाँ उपकरण निजी स्तर से उपलब्ध कराए जाएंगे। जी। तो यहाँ प्रिंसिपल उपलब्ध करवा नहीं सके। उन्होंने सेठ को पत्र लिखा, तो सेठ का जवाब आया कि मैंने तो कॉलेज बना करके गवर्नमेंट को सपोर्ट कर दिया, अब कॉलेज जाने गवर्नमेंट जाने। जी। तो फिर वो जवाब प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि साहब ऐसा आ गया उनका। तो फिर मेरा निरंतर संपर्क उन्होंने पत्र बैठा ही। हाँ, आपने बताया अभी। तो मैंने उनको एक भावुकतापूर्ण पत्र लिखा कि सेठ कन्हैयालाल लोहे की नगरी में छात्र विज्ञान सरकार से इसलिए वंचित हो जाएंगे कि उनके पास उपकरण नहीं है। क्या सेठ कन्हैयालाल लोहे की नगरी में संभव है? ऐसा करके कुछ भावुकतापूर्ण लिख दिया जी। पता नहीं कि क्या कृपा हुई, सेठ खुश हो गए। उन्होंने फिर स्वीकृति दे दी, प्रिंसिपल को लेटर लिखा कि आप अपना प्रतिनिधि भेज दीजिए और उपकरण ले लीजिए। जी। फिर तो देखिए उस सेठ के उतार था, क्या तो उपकरण दे नहीं रहा था। फिर जो यहाँ से प्रतिनिधि देवी सिंह यादव थे लेक्चरर, वो गए थे साइंस के उपकरण लेने के लिए। वो अंग्रेजी फर्में होती थी उस वक्त उपकरण रखने वाली। तो वो उनका मैनेजर जब जाने लगा कन्हैयालाल लोहे के यहाँ से प्रिंसिपल वो देवी सिंह यादव के साथ, तो उन्होंने कहा कि ये निजी उपकरण की लिस्ट जो कॉलेज से आई वो तो है ही, इसके सिवाय उस फर्म को बोल देना कि इसके सहायक उपकरण है वो भी दे दे। खूब बड़ी बात। तो मेरे याद है कि चूरू के लोहिया कॉलेज में साइंस फैकल्टी के जितने बढ़िया उपकरण हैं राजस्थान में कहीं नहीं होंगे। बढ़िया से बढ़िया टॉप के साथ एक्स्ट्रा भी उन्होंने जो सहायक थे वो भी दिलवाए। जी। तो ये सेठों की मनोवृत्ति आपको होगा कि कहाँ तो वो दे ही नहीं रहे थे, कहाँ इतने उधार हो गए। तो फिर ये उपकरणों की उनकी स्वीकृति मिल गई? जब स्वीकृति मिल गई
समय बीत चुका था, जी तो फैकल्टी खुली नहीं। तो मैं चौधरी साहब के पास गया, मैंने कहा साहब उपकरण आ गए हैं, आप फैकल्टी खुलवा दीजिए। अलवर के मास्टर भोलानाथ शिक्षा मंत्री से जी वो आ गए, और एक सेक्रेटरी से एजुकेशन सेक्रेटरी मिस्टर खन्ना कोई, जी उनको बुला लिया। तो भोलानाथ जी ने तो कुमार राम जी का उसमें डरदो ऐसा था कि कुमार राम जी की बात को कोई उनसे इनकार कर ही नहीं सकता था। जी भोलानाथ जी ने आते ही कहा चौधरी साहब आपने कह दिया तो खुल जाएगा कॉलेज साइंस फैकल्टी। फिर सेक्रेटरी को बुलाया, इसमें जो खन्ना, उसने कहा साहब ये तो समय बीत गया, अब तो अगले साल से खुलेगा। तो आज जो मुझे याद है कुमार राम जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये छोटे बाबू, वो सेक्रेटरी को छोटे बाबू कहते थे और चीफ सेक्रेटरी को बड़े बाबू कहते थे। जी बोले छोटे बाबू खोलना ये नहीं खोलना तो हम तय करेंगे, तुम नहीं करोगे, तुम तो खोलने की स्वीकृति की ड्राफ्टिंग बना कर ले आओ। वो घबरा गया बेचारा, ड्राफ्टिंग बना कर ले आया। भोलानाथ जी ने हस्ताक्षर कर दिया, कुमार राम ने कर दिए, फिर फौरन स्वीकृति आ गई, यहाँ साइंस प्रारंभ हो गया। ये किस सन की बात होगी? ये 54 की। तो ये ऐसा आपके छात्र संघ अध्यक्ष के दौर में ये अच्छा प्रसंग भी जुड़ा कि चूरू में के राजकीय महाविद्यालय में विज्ञान संकाय की पढ़ाई भी प्रारंभ हुई, उसमें कन्हैयालाल लोहिया और कुमार राम आर्य का योगदान है। क्या यह योगदान बाद में रेखांकित किया गया महाविद्यालय द्वारा? ये तो मेरे ध्यान में नहीं है बाद में क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि आप उसके बाद दोबारा अध्यक्ष बने थे। तो मैं तो दोबारा, ये तो आपके पहले कार्यकाल, ये तो पहले कार्यकाल के 54 में, मैं 53-54 तक था, और फिर मैं 55 में बना। जी तब इसकी चर्चा कहीं सुनी नहीं मैंने। जी जी। अच्छा, ये उस दौर में कुमार राम आर्य, राउतराम आर्य, वह दौर था, कैसी राजनीति थी और कैसे चुनाव होते थे वो? जयप्रकाश नारायण के आगमन का भी एक रोचक प्रसंग है। जी जयप्रकाश नारायण को जब मैंने बुलाया भाषण देने के लिए, तो भाषण देते चौधरी साथ थे उनके, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुमार राम जी का उनका परिचय पहले से था। अच्छा। तो वो कुमार राम जी के कंधे पर हाथ रख करके चल रहे थे। सारे हॉस्टल को उन्होंने देखा, कॉलेज को देखा, और फिर मेस में जाकर भोजन को चखा। जी। तो वो प्याज का अचार बना हुआ था, प्याज का अचार उन्होंने चखा और बोला क्या स्वादिष्ट बनाया है। फिर भ्रमण करने के बाद में चौधरी कुमार राम जी कंधे पर हाथ रखकर कहा कि चौधरी साहब, पैसा कमाना खर्च करना सीखना हो तो मारवाड़ियों से सीखना चाहिए। 250-300 छात्रों के बीच में कितना विशाल भवन बना दिया, तो 20-30 वर्षों तक काम आएगा। ये दूरदर्शिता मारवाड़ियों में हो सकती है, इतनी उसने प्रशंसा की मारवाड़ी सेठों की। और फिर कुमार राम जी साथ लेकर चले गए। फिर जयप्रकाश जी का वो जेल का भ्रमण था, चूरू प्रोग्राम करने के बाद उन्होंने कहा जेल में भ्रमण करूँगा मैं, तो मेरे को साथ ले गए। सरदार सर वानगर में 2 मीटिंगों में साथ रखा, फिर मैं आ गया। कितने दिन रहे वो? वो 4 दिन तक जेल का भ्रमण किया उन्होंने। तो ऐसा लोहिया जी, राममनोहर लोहिया जी का प्रसंग भी है क्या? वो आए यहाँ, और कहा जाता है कि राममनोहर लोहिया का परिवार तो मूल अपने रतनगढ़ के सहेला गांव से उनका कोई निकास है। कोई शैला कहता है, कोई फतेहपुर का बताते हैं जी। लेकिन कहीं का भी हो, बाद में वो यूपी में बस गए थे मूल पर, फिर बाद में यूपी के ही बन गए। इस धरती से उनका कोई मोह यहाँ लगा नहीं रहा, कोई का कोई मोह लगाव नहीं रहा। लोहिया जी को मैंने खुद पूछा था इस प्रसंग में, चूरू में जो वो भाषण देने आए थे, क्योंकि चर्चा ही थी कहाँ के। तो मैंने कहा साहब आप फतेहपुर के हैं क्या? अरे बोले कोई बाप दादे रहेंगे, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। याद एक ऐसा किस्सा सुनने में आता है कहीं न कहीं कि राममनोहर लोहिया को कन्हैयालाल लोहिया दत्तक पुत्र के रूप में लेना चाहते। ना बिल्कुल गलत बात है, कोई सवाल ही नहीं था। जी। तो लोहिया महाविद्यालय के निर्माण का किस्सा वही है। हाँ, जो उनको शिक्षक के ताने के रूप में मिला कि आप पढ़े लिखे होते तो हाँ, मिस्टर ह्यूम जो था अंग्रेज अफसर मिल मालिक, उसने कहा जो ने, वो विचार उनके दिमाग में कौन गया। राममनोहर लोहिया और कन्हैयालाल लोहिया का प्रसंग कोई इस संबंध में मेरे ध्यान में कोई नहीं है, जहाँ तक ताल्लुक है उनका कोई संपर्क भी नहीं था। स्वामी गोपाल दास और कन्हैयालाल लोहिया का प्रसंग उनका संबंध था, एक तो तिलोकचंद सोना से जी, और एक वो साडा थे, कोई नाम याद नहीं उनके, वो गोपाल दास जी की मदद क्या करते थे बराबर। तिलोकचंद सोना धनपति था बहुत बड़ा यहाँ पर, तो उसको लोगों ने कहा कि आप गोपाल दास की मदद करते हो तो महाराजा कुपित हो जाएंगे, आपको नुकसान होगा। तो बोले महाराजा कुपित हो जाएंगे तो क्या करेंगे भाई, देश निकाल दे देंगे, मेरा तो व्यापार करते हैं, मैं वहाँ बैठ जाऊँगा। मतलब धनपति भी कुछ तो इस वक्त इतने बोल्ड होते थे कि अपना कर्तव्य समझते थे मदद करना। स्वामी गोपाल दास को प्रवासी होने से बहुत सहयोग मिलता था,
तभी उन्होंने इतने पेड़ लगवाए, ये सब उनका काम है। वह दौर और समाजवाद साम्यवाद का वह आपका जुड़ाव, फिर बाद में कांग्रेस से जुड़ाव और आज की कांग्रेस की स्थितियाँ, इस दौर को आप कैसे देखते हैं? क्या क्या बदलाव हुए, या साम्यवाद समाजवाद क्या सोचता था, फिर कांग्रेस में कांग्रेस आई में विलय हुआ, उस दौर में क्या क्या परिस्थितियाँ रही होंगी? देखिए उस समय एक तो मेरे ध्यान में ये बात आती थी कि चाहे वो किसी पार्टी में कोई आदमी आए जी, वो उस पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर आता था। ये नहीं कि सीधा जाते मुझे कोई लाभ का पद मिल जाए या आर्थिक लाभ हो जाए, वो विचारधारा से प्रभावित होकर आता था। चाहे समाजवादी बने, चाहे साम्यवादी बने, चाहे कांग्रेस बने, कांग्रेस की विचारधारा थी। आज तो आप कांग्रेस में पूछते हो, बड़े बड़े पदों पर बैठे, उनको पता ही नहीं कांग्रेस क्या है, तो बता नहीं सकते। वो समझते सीधे कांग्रेस शासन करने वाली एक पार्टी है। कांग्रेस में आने के बाद में आपका जुड़ाव फिर चंद्रमल वैद, हमीदा बेगम, इनसे भी रहा? कहाँ से आने बाद में शुरू में तो चंद्रमल जी बैदवर से रहा, इंदौरिया ये थे, जयदेव प्रसाद इंदौरिया। तो मोहर सिंह जी को टिकट मिला करती थी जी। फिर मोहर सिंह जी को टिकट 80 में वो किस तरह से हुआ कि 77 में यहाँ MP का प्रत्याशी कांग्रेस के बने उस्मान आरिफ जी। तो उस्मान आरिफ का अप्रत्यक्ष रूप से चंद्रमल जी ने कहा जाता है विरोध किया था जी। उन्हें आशंका थी कि एक बार जीत गया तो हमेशा यहाँ मुस्लिम सीट बन जाएगी, और ये इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है। जनरल चर्चा ये थी जी। उस्मान आरिफ इस बात से खफा हुए और तुर में कह भी गए थे कि देखना इसका अंजाम क्या होता है जी। तो बाद में उन्होंने क्या किया कि राजस्थान PCC में एक प्रस्ताव रखा कि जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक इलाके हैं वहाँ मुस्लिमों को टिकट दी जाए जी, और इस पर मान्यता मिल गई। तो चूरू में वो मुस्लिम बालू से मुस्लिम सीट तय हो गई जी। यहाँ 80 में बालू खां बना MLA और 85 में हमीदा बेगम आई। तो बैद जी का ग्रुप इस बात से खफा था जी कि एक बार जीत गए तो दोबारा वही हो जाएगी परंपरा, तो आज हो भी रही है। तो बालू खां और हमीदा के चुनाव में बैद जी सहयोगी नहीं थे। मैं तो सिर्फ कांग्रेस से था, इसलिए मैंने तो मेरा विचार तो ये था कि जो कांग्रेस उम्मीदवार रहता है वो मेरा उम्मीदवार है, मुझे किसी व्यक्ति के लगाव कभी रहा ही नहीं। बाद में निर्वाचित होने के बाद उसके संबंध बन गए वो अलग बात है। उम्मीदवार कैसे से जो भी आया, चाहे बालू खां आया, हमीदा बेगम आई, अस्करी आया, वो और भी जो भी आया, मैंने उनका साथ दिया। बैद जी अपने रूप से उनके साथ नहीं थे। मुझे उन्होंने कहा भी एक दिन कि यूँ ही अंधभक्त बने जा रहे हो, परिणाम क्या होगा तुम्हें पता है? मैंने कहा बैद जी टिकट तो उन दोनों दिए, गलती तो उनकी है, मैंने तो दी नहीं। अब कांग्रेस से टिकट दिए थे, मैं तो कांग्रेस से कर रहा हूँ। तो बोले इस तरह से ये क्रम चलता रहा। समाजवाद के दौर में अगर ऐसी चीज़ें थी क्या? ना, समाज के दौर में कभी नहीं थी। समाज के दौर में तो आपको याद होगा फर्नांडिस, मधुली में, ये बिहार से MP बनते थे। महाराष्ट्र लोग बिहार में जाके MP बनते थे। तो दौर ही नहीं था कोई जातिवाद का। आज की जाति केंद्रित राजनीति, विचार केंद्रित राजनीति पे हावी हो गई है, इसको आप कैसे देखते हैं? अब तो पार्टी के प्रति विचारधारा तो बिल्कुल गौण हो गई। आप देखिए सारे जातियों का राजनीति बन जाते हैं, सीधा सामने पड़ा, हर चुनाव में ऐसा ही हो रहा है। जिस जाति का जो उम्मीदवार होता है उस जाति के लोग उसी के साथ हो जाते हैं, पार्टी गौण हो जाती है। प्रवासियों से आपका बहुत ज़्यादा जुड़ाव रहा, तो प्रवासियों के आपने कई प्रसंग भी बताए। आज की प्रवासियों की नई पीढ़ी और जब उसकी मातृभूमि से जुड़ाव, वह कैसा है? मेरा अनुभव ये रहा है कि अगर प्रवासियों से संपर्क रखा जाए तो वो अपने जन्मभूमि के लिए हर वक्त करने को तैयार रहते हैं, लेकिन उससे संपर्क नहीं किया जाता। जनता से सीधा जुड़ाव उनका अभी भी नहीं है। अगर रखा जाए तो वो बहुत कुछ करने को तैयार है। जीवन यात्रा के इस दौर में 90 साल के आसपास आप आ चुके हैं। इस पूरे पीछे के समय का आप मूल्यांकन करें तो अपने जीवन को कहाँ खड़ा देखते हैं और क्या संतुष्टि अनुभव करते हैं? मुझे पूर्ण रूप से संतुष्टि है अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन से। सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? तो देखो, सामाजिक राजनीतिक जीवन में भी एक सामाजिक जीवन में तो आदमी उसको आना चाहिए जो सर पर कफन बांध कर निकले। आर्थिक लाभ की वहाँ गुंजाइश करके निकलेगा तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। वहाँ तो सर पर कफन बांध के लिखे कि मैं तो कुछ भी मेरा हो लेकिन मुझे ये काम करना है। आपको कलकत्ते का एक किस्सा बनाऊँ, वहाँ एक बड़ा भारी मारवाड़ी हॉस्पिटल है। उसको बनाने के लिए जब एक निकला था जगन्नाथ अग्रवाल नाम का व्यक्ति, उसने सिर पर कफन बांध लिया था, वो तौलिया जिसको कहते हैं, कि जब तक ये नहीं बनेगा मैं
आराम से नहीं बैठूंगा। और 10 साल तक उसने लगातार लोगों से संपर्क किया और आखिर वो खड़ा कर दिया। चलिए, अच्छा लगा बात करके आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद तो आपको है जो मेरे जैसे आदमी का मूल्यांकन करने की चेष्टा करी, वरना मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूँ समाज और राजनीतिक जीवन में। नहीं, ऐसी बात नहीं। आपके पास जीवन के इतने अनुभव हैं कि हम क्रमशः उनको बटोरते चलेंगे, बात आगे भी जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप निरंतर इस प्रयास में लगे रहें। सफलता आपके चरण छूमे, इसी शुभकामनाओं के साथ। जी।